नमस्कार मेरे युवा साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएम पीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की जो प्रवाल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत थे, जिसमें हमने देखा था डार्विन का अवतरण सिद्धांत, इसके बाद स्थिर स्थल सिद्धांत मर्रे महोदय का और हेमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली महोदय का। साथ ही साथ हमने देखा था जो डेविस महोदय ने अवतरण सिद्धांत का संशोधन करने के बाद अपना मत प्रस्तुत किया था, उसे भी हमने देखा था। इसके बाद हम आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग। इसका जो पीडीएफ है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कोरल ब्लीचिंग आखिर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रवाल विरंजन का सामान्य अर्थ होता है शैवाल का श्वेत रंग होने से प्रकाश संश्लेषण न होने के कारण शैवाल के अभाव में प्रवाल का मर जाना। ठीक है दोस्तों, आप भी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए वनस्पतियों का हरा रहना जरूरी है, क्योंकि हरे जो वनस्पतियां होती हैं वही सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करती हैं, उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलती हैं और अपना विकास करती हैं। तो इसी प्रकार जो शैवाल है, ठीक है, शैवाल के अंदर ही जो आपका प्रवाल नाम का जीव है, जिसे हमने जोक्सान तलाई कहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रवाल होता है वो किसके अंदर रहता है, शैवाल के अंदर रहता है, यानी एल्गी के अंदर रहता है। ठीक है, शैवाल ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब किन्हीं कारणों जब विभिन्न प्रकार के कारणों से यह शैवाल श्वेत रंग का यानी सफ़ेद रंग का हो जाता है, तो इससे फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित होती है, जिससे क्या होता है कि प्रवाल इस शैवाल को छोड़ करके चला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रवाल को भोजन नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। तो इसी क्रिया को हम प्रवाल विरंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि जो आपका कोरल है यानी कि जो प्रवाल है आपका, वो ग्रीन कलर का है, रेड कलर का है, ये विभिन्न आकार कलर के दिखाए गए हैं आपको। लेकिन ब्लीचिंग में क्या होता है कि ये आपका सफ़ेद रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे प्रवाल छोड़ करके यानी कि जो प्रवाल नामक जीव होता है वो इस शैवाल को छोड़ करके चला जाता है, तो इससे क्या होता है, इनका रंग हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, इसी को हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। आगे देखते हैं, भूमंडलीय ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग को प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण चिन्हित किया जाता है। यानी कि अभी तक जो प्रवाल विरंजन का कारण है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। 1997-98 में महासागरीय जल के तापमान में औसत 2 सेंटीग्रेड वृद्धि होने से लगभग 60 से अधिक देशों के उष्णकटिबंधीय सागरों में भारी स्तर पर प्रवाल विरंजन होने के कारण प्रवालों का सामूहिक रूप से मृत्यु हो गई, यानी प्रवालों का विनाश हो गया। कोरल कैटास्ट्रोफे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ने के कारण। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है आपका, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना। तो कितना तापमान बढ़ गया था, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था, जिससे 60 से अधिक देशों के जो उष्णकटिबंधीय सागरों में पाए जाने वाले प्रवाल हैं वहाँ पर विरंजन की क्रिया हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। यद्यपि प्रवाल विरंजन की घटना अल्फ्रेड मेयर ने 1919 में ही अवलोकित कर लिया गया था। आपको ये याद रखना है कि प्रवाल विरंजन को सबसे पहले किसने अवलोकित किया, तो अल्फ्रेड मेयर ने। कब? 1919 में। परंतु इस प्रक्रिया तथा घटना के प्रति विश्व के वैज्ञानिकों का यानी कि जो विद्वान थे उनका ध्यान 1998 में आकर्षित हुआ, जबकि केनिया तट के पास तथा हिंद महासागर के द्वीपों जैसे अंडमान, मालदीव, लक्षद्वीप के 70% से अधिक प्रवालों की मौत हो गई। यानी कि जो आपका प्रवाल विरंजन की घटना वो कब हाईलाइट हुई, 1998 में, जब कीनिया तट के पास और हिंद महासागर के द्वीपों में 70% से अधिक प्रवालों की मौत हो गई थी।
तब ये घटना विश्व स्तर के सामने आई। जब सागरीय जल के औसत सामान्य तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि हो जाती है तो शैवालों का रंग सफ़ेद हो जाता है। यानी कि अगर एक शब्द में आप कहें कि प्रवाल विरंजन क्या है, तो शैवालों का सफ़ेद हो जाना ही प्रवाल विरंजन है, क्योंकि इससे ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते, जिससे कि प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। ज्ञातव्य है कि प्रवाल इन्हीं शैवालों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रवाल का अगर घर कहेंगे आप तो शैवाल होता है, ठीक है, और इन्हीं शैवालों को वो आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। अतः प्रवाल की वृद्धि शैवालों की समृद्धि या बहुलता पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हरे रंग के शैवाल प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा अपनी वृद्धि करते हैं। परिणाम स्वरूप जब इनका विरंजन यानी कि हरे रंग का सफ़ेद रंग में बदलना होता है तो शैवाल समाप्त होने लगते हैं और इनके अभाव में प्रवाल भी मरने लगते हैं। इस समस्त प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन कहते हैं। यानी प्रवाल विरंजन क्या है? तो शैवाल का सफ़ेद होना जिससे प्रवाल को भोजन ना मिलना, और प्रवाल को जब भोजन नहीं मिलेगा तो इनकी मौत हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया को ही प्रवाल विरंजन कहते हैं। और अभी तक इसका कारण किसको माना गया है? ग्लोबल वार्मिंग को। ठीक है दोस्तों, क्लाइव विल्किंसन, इस नाम को आप याद रखेंगे। क्लाइव विल्किंसन ने प्रवाल विरंजन को 4 स्तरों में निर्धारित किया है। यानी कि क्लाइव विल्किंसन ने प्रवाल विरंजन को 4 भागों में बांटा है। पहला है आपका कैटास्ट्रॉफिक विरंजन। ठीक है, जब 70% से अधिक प्रवाल दुष्प्रभावित हो जाते हैं, यानी कि 70% से अधिक प्रवालों की जब मौत होती है तो उसे कैटास्ट्रॉफिक विरंजन कहते हैं। सन 1997-98 में बहरीन, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, तंजानिया सागरों में लगभग 95% तक प्रवालों पर विरंजन का दुष्प्रभाव हुआ था। एटलस में आप इन देशों की लोकेशन देख लीजिएगा। बहरीन, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, तंजानिया। ठीक है, ये पहला स्तर था। दूसरा स्तर है आपका प्रचंड विरंजन यानी सेवर ब्लीचिंग। जब 50 से 70% प्रवाल का विरंजन के कारण मर जाते हैं तो उसे प्रचंड विरंजन कहते हैं। ठीक है, 1997-98 में कीनिया, सेशेल्स होगा यहाँ पर, थाईलैंड, वियतनाम सागरीय भागों में प्रचंड प्रवाल विरंजन हुआ था। ठीक है, इसके बाद है आपका सामान्य विरंजन यानी मॉडरेट ब्लीचिंग के अंतर्गत 20 से 50%। कैटास्ट्रॉफिक में कितना था? 70% से अधिक, प्रचंड में 50 से 70% और सामान्य विरंजन में 20 से 50% विरंजन का शिकार हो जाते हैं, परंतु इनका शीघ्र ही पुनर्जीवन यानी क्विक रिकवरी भी हो जाती है। और चौथे नंबर पे है आपका नगण्य विरंजन यानी कि शून्य, एक तरीके से कह सकते हो, इनसिग्निफिकेंट और नो ब्लीचिंग। इसमें प्रवाल विरंजन का प्रभाव नगण्य होता है क्योंकि प्रवाल इसे बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है, 1997-98 में भारत के अंडमान निकोबार द्वीपों में बड़े पैमाने पर प्रवाल विरंजन की घटना हुई थी। उल्लेखनीय है कि भारत में प्रवालों का क्षेत्रीय विस्तार 18,000 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में कितने क्षेत्रफल पर प्रवालों का विस्तार है तो वो है 18,000 वर्ग किलोमीटर। मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप के चारों तरफ प्रवालों ने अपना घरौंदा यानी कॉलोनीज बनाई हैं। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी तथा कच्छ की खाड़ी में छोटे छोटे क्षेत्रों में प्रवाल भित्ति का विकास हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि भारत में कहाँ कहाँ पर प्रवाल पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है 4 क्षेत्र हैं भारत में प्रवाल पाए जाने के। पहला है आपका अंडमान निकोबार द्वीप, दूसरा है आपका लक्षद्वीप के चारों ओर, ठीक है, इसके बाद है आपकी मन्नार की खाड़ी और चौथा है आपकी कच्छ की खाड़ी। इनको आप एटलस में भी लोकेशन इनकी देख लीजिएगा। इन्हीं 4 क्षेत्रों में आपके प्रवाल पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है आपसे। आपको 4 विकल्प दे दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कहाँ प्रवाल नहीं पाए जाते हैं, तो ये चारों आपको याद रखना है। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ऑप्शन होगा वही गलत होगा।
आगे देखते हैं, पोर्ट ब्लेयर स्थित सोसाइटी फॉर अंडमान एंड निकोबार इकोलॉजी यानी सेने द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार 1998 में अंडमान रीफ के चारों ओर प्रवालों का सामूहिक विरंजन यानी मास ब्लीचिंग तथा निकोबार रीफ के चारों ओर 30 से 70% तक विरंजन हो गया था। ठीक है, यहाँ एक शब्द मिला आपको, मास ब्लीचिंग यानी सामूहिक विरंजन। इसका मतलब होता है बड़े पैमाने पर प्रवालों का विनाश। ठीक है, इस विरंजन का प्रमुख कारण 1998 में अंडमान सागर के तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि रही थी। और आपको पता है कि जब 2 डिग्री सेल्सियस भी तापमान बढ़ता है आपका, तो उससे क्या होता है, प्रवालों की सामूहिक मौत होती है। यहाँ 20 डिग्री ना होकर के 2 डिग्री सेल्सियस होगा, ये आप याद रखेंगे। यहाँ 20 थोड़ा टाइपिंग में गलत हुआ है। आगे देखते हैं, गोवा स्थित भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी NIO, ये आप याद रखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है तो वो गोवा में स्थित है, द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार लक्षद्वीप में कावरत्ती तथा कदामत द्वीपों के प्रवालों में बैक्टीरियल रोग तथा सागरीय जल के तापमान में वृद्धि के कारण विरंजन से भारी क्षति हुई थी। यानी कि 2 कारण थे उसके, एक तो बैक्टीरियल रोग और दूसरा सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होना। इसके बाद आगे देखते हैं, कच्छ की खाड़ी में प्रवालों का विरंजन स्थलीय भाग से आने वाले मलबा के निक्षेपण के कारण हुआ था। यानी कच्छ की खाड़ी में होने का क्या कारण था, मलबा का निक्षेपण था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम कि प्रवाल विरंजन के लिए जिम्मेदार कारण क्या हैं, यानी कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो प्रवाल विरंजन करते हैं या प्रवालों की सामूहिक मौत के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो पहला है आपका समुद्र के तापमान में वृद्धि। अधिकांश प्रवाल प्रजातियां पानी में सबसे गर्म तापमान के करीब रहती हैं जो वे सहन कर सकती हैं। यानी समुद्र के तापमान में मामूली वृद्धि कोरल को नुकसान पहुंचाती है। एल नीनो समुद्र के तापमान को बढ़ाता है और प्रवाल भित्तियों को नष्ट कर देता है। एल नीनो को हमने काफ़ी विस्तृत रूप से देखा था। अगर आपने एल नीनो वाला चैप्टर नहीं देखा है तो उसे आप जा कर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि प्रवालों की वृद्धि के लिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अगर इस तापमान में लगभग 1 या 2 डिग्री सेल्सियस से भी वृद्धि हो जाती है तो वो क्या करता है, प्रवाल विरंजन को जन्म दे देता है। और एल नीनो आपको पता है कि तापमान में वृद्धि करता है। ठीक है दोस्तों, अगला कारण है आपका महासागरों का अम्लीकरण। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि के कारण महासागर अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ये समुद्र के पानी की अम्लीयता को बढ़ाता है। यानी कि अगर सागरों के जल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा बढ़ती है तो पानी की अम्लीयता को बढ़ा देता है। ठीक है, और प्रवाल की चनेदार कंकाल बनाने की क्षमता को रोकता है जो उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अगला कारण है आपका सौर विकिरण और परावैंगनी विकिरण। उष्णकटिबंधीय मौसम पैटर्न में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कम बादल छाए रहते हैं और अधिक विकिरण होता है जो प्रवाल विरंजन को प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला है आपका संक्रामक रोग। विब्रियो सिलोई, क्या नाम है, विब्रियो सिलोई जैसे जीवाणु का प्रवेश जो संथलाई के प्रकाश संश्लेषण को रोकता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया समुद्र के ऊंचे तापमान के साथ और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। कौन सा बैक्टीरिया, विब्रियो सिलोई एक बैक्टीरिया है, यानी कि जैसे जीवाणु है जो जोग संथलाई यानी कि प्रवाल के प्रकाश संश्लेषण को रोकता है और इससे क्या होता है कि प्रवाल विरंजन की घटना होती है। ठीक है, इसके अलावा रासायनिक प्रदूषण इसे देखते हैं। पोषक तत्वों की बढ़ी हुई सांद्रता यानी फाइटोप्लैंक्टन विकास को बढ़ावा देकर कोरल को प्रभावित करती है जो बदले में अंतरिक्ष के लिए प्रवाल के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले जीवों की संख्या में वृद्धि का समर्थन करती है। आपको पता है कि जो सागरीय जीव होते हैं उनका प्रमुख भोजन क्या होता है, प्लैंक्टन होता है।
प्लैंकटन आपका दो प्रकार का होता है, एक फाइटोप्लैंकटन यानी कि सागरों में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उन्हें फाइटोप्लैंकटन कहते हैं, और जो जीव पाए जाते हैं छोटे छोटे उन्हें जू प्लैंकटन कहते हैं। जब पोषक तत्वों की वृद्धि होती है सागरों में तो जाहिर सी बात है इनको खाने वाले जीवों में भी वृद्धि होती है। अगर जीवों में वृद्धि होगी तो जो प्रवाल होंगे उनसे प्रतिस्पर्धा भी होगी, क्योंकि खाने के लिए दोनों संघर्ष करेंगे, जिससे प्रवालों की मृत्यु होगी, जिससे आपका प्रवाल विरंजन होता है। इसके बाद है आपका अवसादन में वृद्धि। भूमि की सफाई और तटीय निर्माण के परिणाम स्वरूप कटाव की उच्च दर और निलंबित गाद कणों का उच्च घनत्व होता है, जो क्या करता है, जब कण बाहर निकल जाते हैं तो उससे अवसादन होता है। प्रकाश उपलब्धता यानी टर्बिडिटी को कम करता है। प्रवाल प्रकाश संश्लेषण और विकास को संभावित रूप से कम कर देता है, जिससे आपका प्रवाल विरंजन होता है। ठीक है। इसके बाद अगला कारण है आपका मानव प्रेरित खतरे, यानी कि मनुष्य के द्वारा की गई क्रियाएं भी प्रवाल विरंजन को जन्म देती हैं। कौन कौन से ऐसे मनुष्य काम करता है, जैसे मछली पकड़ना, कृषि और औद्योगिक अपवाह से प्रदूषण, ठीक है, प्रवाल खनन करना यानी कि प्रवाल का अधिक मात्रा में विदोहन करना, प्रवाल पारिस्थितिक तंत्र के पास औद्योगिक क्षेत्रों का विकास भी प्रवालों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो यानी ये सभी कारण हैं जो प्रवाल विरंजन को जन्म देते हैं। इसके अलावा भी वे सभी कारण आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं प्रवाल विरंजन को जन्म देते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं कि अगर प्रवालों विरंजन होता है यानी प्रवालों की मौत होती है तो उससे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं या परिणाम क्या क्या होते हैं, इसे भी हम देख लेते हैं। पहला है आपका खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करना। ठीक है। प्रवाल समुदायों में परिवर्तन उन प्रजातियों को प्रभावित कर सकते हैं जो उन पर निर्भर होते हैं, जैसे मछली और अकशेरुकी जो भोजन आश्रय के लिए जीवित प्रवाल पर निर्भर होते हैं। ऐसे समुद्री जीवों को हानि पूरी खाद्य श्रृंखला को अस्त व्यस्त कर सकती है। यानी अगर प्रवालों की मौत होती है तो उससे जो प्रवालों पर निर्भर रहने वाले जीव हैं उनकी क्या होती है, उनकी भी सामूहिक मौत होती है, जिससे खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाती है। ठीक है। इसके बाद है जैव विविधता को नुकसान। विरंजन के परिणाम स्वरूप कोरल मरने पर आनुवंशिक और प्रजातियों की विविधता में कमी आ सकती है, क्योंकि आपको पता है कि प्रवालों पर बहुत सारे जीव घर बनाकर रहते हैं और उन पर निर्भर भी होते हैं, जिससे सामूहिक रूप से मौत होती है, जिससे जैव विविधता को नुकसान होता है। इसके बाद है अगला का परिणाम है आपका अर्थव्यवस्था में गिरावट होना। स्वस्थ प्रवाल भित्तियाँ गोताखोरों और अन्य पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। प्रक्षालित और आक्रमित चट्टानें पर्यटन को प्रोत्साहित कर सकती हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। अगर गोताखोर जाएंगे, पर्यटक जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि इन क्षेत्रों के लोगों की आय में वृद्धि होगी, और आय में वृद्धि होगी तो उनको रोजगार भी मिलेगा, यानी कि रोजगार मिलेगा तो आय में वृद्धि होगी, जिससे उनका जीवन स्तर विकसित होगा या वृद्धि होगी। लेकिन अगर प्रवाल विरंजन होता है तो प्रवालों की मौत होती है, तो ये दोनों क्रियाएं बाधित हो जाएंगी आपकी, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। इसके बाद है आपका खाद्य उपलब्धता को प्रभावित करता है। प्रवाल विरंजन मछली समुदायों में बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। ये मछुआरों के लिए कम पकड़ में अनुवाद कर सकता है, जो बदले में खाद्य आपूर्ति और संबंधित आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। आप भी जानते हैं कि जो तटीय क्षेत्र के लोग होते हैं उनका खाद्य पदार्थ अधिकतर मछली और चावल होता है। तो अगर प्रवालों का विरंजन होगा तो मछलियों को आश्रय नहीं मिलेगा, जिससे वे मछलियाँ आएंगी नहीं, तट के पास नहीं आएंगी, जिससे मछुआरों को मछली नहीं पकड़ पाएंगे, जिससे उनकी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी, यानी कि उनको खाद्य कम मिल पाएगा। इसके बाद है तटीय सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रवाल भित्तियाँ समुद्र में निरंतर तरंग ऊर्जा को अवशोषित करके तट रेखा की रक्षा करती हैं। यानी कि जो तरंगे हैं आपकी, जैसे ज्वार भाटा, लहरें, सुनामी, ये तटीय क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। अगर प्रवाल नष्ट हो जाते हैं तो ये तरंगे सीधे तट से टकराती हैं, जिससे तट के नुकसान होता है, जिससे तट के पास रहने वाले लोगों को तूफान से होने वाली क्षति, कटाव और बाढ़ से बचाया जाता है। यानी प्रवाल आपकी अत्यधिक महत्वपूर्ण है तटीय सुरक्षा की दृष्टि से।
अब हम देख लेते हैं कि हमें कारण पता चल गए कि क्या क्या कारण हैं, उनके परिणाम भी पता चल गए क्या परिणाम हो सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि उपाय क्या हो सकते हैं या अभी तक रक्षा की दृष्टि से इन पर क्या पहल की गई है, यानी इनको बचाने के लिए क्या क्या पहलें की गई हैं। सबसे पहला नंबर एक है कि मुद्दों का समाधान के लिए कई वैश्विक पहलें की जा रही हैं, यानी विश्व स्तर पर भी इस पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहले स्टार्ट की गई। दूसरा है ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, यानी GCRMN स्थापित किया गया या शुरू किया गया। और ग्लोबल कोरल रीफ अलायंस GCRA भी शुरू किया गया। ठीक है, ये आपकी 3 पहले हो गई। इसके अलावा वैश्विक कोरल रीफ अनुसंधान एवं विकास त्वरक मंच भी स्थापित किया गया है। ये विश्व स्तर पर किए गए पहल हैं। इसके साथ साथ भारत में भी कुछ किया गया है। जैसे इस तरह भारत के पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOF और CC ने तटीय क्षेत्र अध्ययन के तहत प्रवाल भित्तियों पर अध्ययन को शामिल किया गया है। ठीक है, भारत में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गुजरात के वन विभाग की मदद से बायो रॉक या खनिज अभिवृद्धि तकनीक का उपयोग करके प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया का प्रयास कर रहा है। यानी भारत का जो एक संस्थान है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वह भी प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया पर जोर दे रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया भारत के द्वारा। देश में प्रवाल भित्तियों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए शुरू किया गया था आपका राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से उपाय हैं जिसके द्वारा हम प्रवाल विरंजन को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। जैसे प्रवाल के भविष्य की रक्षा के लिए समाधान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सीमाओं से परे होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें प्रवाल की अगर रक्षा करनी है तो कोई भी देश सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सीमाओं को ध्यान में ना रखे, बल्कि उनका मूल लक्ष्य होना चाहिए कि प्रवाल विरंजन को हमें रोकना है। ठीक है, अगला है अनियोजित तटीय विकास को रोकना। इस कुछ स्थानों में प्रवाल भित्तियों की गिरावट को उलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी कि हमें जो तटीय क्षेत्र हैं आपके, वहाँ पर अनियोजित विकास नहीं करना है, नियोजित विकास करना। हमें देखना होगा कि जिससे हम जो विकास हम कर रहे हैं उसका प्रभाव तटीय प्रवाल भित्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे भी हमें देखना है। अगला देखते हैं क्या उपाय हो सकता है। टिकाऊ मछली पकड़ने को बढ़ावा देना और इको टूरिज्म के अवसर प्रदान करने से कोरल को संरक्षित करने में मदद मिल सकती है। यानी हमें क्या करना है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ जो मछली पकड़ते हैं उनमें टिकाऊ मछली पकड़ने को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके अलावा रासायनिक रूप से उन्नत उर्वरकों, कीटनाशकों और शाकनाशियों के उपयोग को कम करने की आवश्यकता है जो गैर सड़ने योग्य और कोरल को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी हमें रासायनिक रूप से जो उन्नत उर्वरक हैं उनके उपयोग को कम करना होगा। इसके अलावा जल निकायों में निपटाने से पहले हानिकारक औद्योगिक कचरे का उपचार किया जाना चाहिए। यानी कि जो औद्योगिक अपशिष्ट आपके निकलते हैं उन्हें सागर में जाने से पहले उनको फिल्ट्रेशन किया जाना चाहिए, यानी उपचार किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जल निकायों में रसायनों या तेलों को ना डालकर जहाँ तक संभव हो जल प्रदूषण से बचाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि जल प्रदूषण भी यानी कि प्रवाल विरंजन को बढ़ावा देता है। तो हमें जल प्रदूषण होने से रोकना है। अगला है ग्लोबल वार्मिंग को ख़राब करने वाले कार्यों को रोकने के लिए हर संभव उपाय करना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन कोरल रीफ पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे बड़ा वैश्विक खतरा है। यानी कि अगर हमें प्रवाल विरंजन को रोकना है तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना पड़ेगा। यानी कि ऐसी क्रियाएं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं उन्हें हमें कम करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की कि आपका प्रवाल विरंजन आपका क्या होता है, यानी कोरल ब्लीचिंग आपकी क्या होती है, कोरल ब्लीचिंग के कारण कौन कौन से हैं, अभी तक इसको रोकने के लिए प्रयास कौन कौन से किए गए हैं और इसका परिणाम क्या यानी कि प्रवाल विरंजन का परिणाम क्या क्या हो सकता है,
प्रवाल विरंजन को रोकने के लिए उपाय कौन कौन से हैं, इस पर भी हमने बात की। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप PDF डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।